Good evening, students. Myself Avinash Kumar, Assistant Professor, नारायण कॉलेज गुड़ियाकोठी सिवान। आज हम टॉपिक देखेंगे राइज ऑफ मगध। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ। पीजी का ये सेकंड सेमेस्टर का है टॉपिक। हम देखते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद, पहले हमने देखा था पहले टॉपिक में कि जन बना, फिर उससे बड़ा जनपद, और फिर उत्तर वैदिक काल जब यानी 600 ईसा पूर्व के पास गंगा घाटी क्षेत्र में बेसिकली 16 महाजनपद का उत्कर्ष होता है, जिसमें सबसे प्रमुख एवं महत्वाकांक्षी रहता है जो है मगध। मगध जो है ये भारत का मैप है, देखिए इसमें मगध का लोकेशन हम दिखाए हैं। मगध साम्राज्य जो है सबसे महत्वाकांक्षी राजा है। 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ये जो है पूरा भारतीय उपमहाद्वीप लिखते हैं हम इसलिए क्योंकि उस समय बहुत बड़ा एरिया था भारत का, जिसमें आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश और बहुत सारे एरिया, जैसे यहाँ के साम्राज्य जो है मौर्य साम्राज्य में हम देखते हैं कि ईरान तक हमारी सीमा चली गई थी। तो इसलिए इसको इतना बड़ा था, इसलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। यहाँ पे हम इसी मैप को थोड़ा सा विस्तार करके बिहार का मैप यहाँ पे लोकेट किए हैं, और ये आज का झारखंड है। तो झारखंड के इलाका में ये छोटा नागपुर का पठार है, और ये आपका दक्षिण बिहार हो गया। ये गंगा नदी घाटी हो गई, ये गंगा नदी हो गई जो बिहार को दो भागों में बांटती है। गंगा नदी के किनारे ये पटना है, ये राजगिरी है और ये गया है। ये छोटा नागपुर का पठार है। ये लौह अयस्क का बहुत बड़ा भंडार है, और ये मगध साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा आगे बढ़ने में उसकी भूमिका निभाता है। उत्कर्ष के कारण क्या थे? मगध महत्वाकांक्षी राजा। सबसे पहले तो आप चाहे साम्राज्य आपके पास संसाधन कैसा भी हो, लेकिन राजा अगर महत्वाकांक्षी है तो वो कुछ भी कर लेगा। जैसे महत्वाकांक्षी राजा जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, ये काफ़ी महत्वाकांक्षी थे और इनकी नीति जो थी वो विस्तारवादी नीति थी। लोहे के समृद्ध भंडार की भौगोलिक निकटता तीसरा कारण है। देखिए ये मगध साम्राज्य का इलाका है पूरा, और ये देखिए लोहे का ये पूरा इलाका आता है। तो छोटा नागपुर का पठार आज भी जो हम देखते हैं कि झारखंड में लोहे के अयस्क यहाँ काफ़ी मिलते हैं। तो लोहे के अयस्क के भंडार से इनको आगे क्या क्या फ़ायदा हुआ कि हम पहले टॉपिक में देख चुके हैं कि लोहे के भंडार के कारण कृषि के क्षेत्र में जो कृषि के क्षेत्र में खेत को कोड़ना या कृषि उपकरण बनाने में बहुत उपयोगी साबित हुआ। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आप लोहे से ही जंगलों को काट सकते थे, क्योंकि उस समय बहुत सारे जंगल थे। तो जंगलों को काटेंगे तभी उस पर खेती करेंगे, यानी जंगलों को काट करके खेती का विस्तार किया गया। और उस खेती से हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज का उत्पादन हुआ, जिससे अधिशेष उत्पादन हुआ, और उस अधिशेष उत्पादन से राजा को अधिक कर मिला, और उस पैसे से राजा ने अपने विस्तारवादी नीति को बढ़ावा दिया। इस प्रकार देखिए लोहे का कितना इम्पोर्टेंस है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि लोहे के समृद्ध भंडार और साथ साथ लोहे के हथियार बनते थे, बहुत सारे युद्ध में इस्तेमाल होते थे, तो वो भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा था। राजधानी का सामरिक यानी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। देखिए पहली राजधानी जो है राजगिरी यानी गिरी ब्रिज है, इसका पुराना नाम गिरी ब्रिज है, राजगिरी आज कहते हैं इसको। ये नालंदा जिला में पड़ता है, और ये जो है राजगिरी जो है ये 5 पहाड़ियों से, राजगिरी का जो इलाका है यहाँ पे हम देखते हैं कि राजगिरी का इलाका जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और राजगिरी का इलाका 5 पहाड़ियों से घिरा, और इसके कारण जो है कोई भी तोप वगैरह से यहाँ पे हमला करना आसान नहीं था। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके अलावा मध्य गंगा घाट के मैदान की उर्वरता कला। मध्य गंगा घाटी में ये क्षेत्र, ये मगध साम्राज्य हमारा फैला हुआ था, और वहाँ पे की मिट्टी जो है वो काफ़ी उर्वर होती है, क्योंकि देखिए ये बहुत सारा एरिया जो है आपका मिट्टी जो आती है बाढ़ के द्वारा भी लाई जाती है, और ऐसे तो मिट्टी जो आती है तो उससे भी लाभ मिलता है। बेनिफिट्स ऑफ क्वाइंस। उस समय छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है, उससे बहुत सारे क्वाइंस का जो प्रचलन हुआ उसका फ़ायदा मगध साम्राज्य ने उठाया। फिर उसके बाद जो सिटीज बने, नगर बने, उसका भी फ़ायदा मगध साम्राज्य को मिला। टैक्सेशन सिस्टम, कर एवं चुंगी की व्यवस्था किया गया, जिसके कारण अधिक कर मगध साम्राज्य को मिला। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सैनिक संगठन बहुत ही अच्छा था इसका, और मगध पहला राज था जिसने पड़ोसियों के खिलाफ हाथी का प्रयोग किया। ये देखिए छोटा नागपुर के इलाका में उसको हाथी भी मिला यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हाथी जो है, इसका हाथी का उपयोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में, यातायात में,
बहुत सारे चीज़ों में मगध साम्राज्य में किया गया। जैसे हाथियों का प्रयोग यहाँ पे देखते हैं कि दुर्गों को भेदने में, यानी फोर्ट किला वगैरह जो होता था उसको तोड़ने में हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। यातायात की सुविधा में, कछारी यानी दलदली क्षेत्र में अगर कहीं राजा को आक्रमण करना होता था तो उस क्षेत्र में भी हाथी का बहुत प्रयोग किया जाता था। और इन सब कारणों के अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण ये था कि मगध का साम्राज्य जो था वो ओपन माइंडसेट यानी कि रूढ़ी विरोधी था, यानी रूढ़िवादी इसका समाज नहीं था, इसलिए डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा कारण बना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि राजधानी जो थी, इसका जो भी राजधानी, अब चौथा पॉइंट में हम देखेंगे कि जो राजधानी राजगिरी है, चाहे पटना है या गया है, ये बहुत सारी नदियों का ये इलाका पड़ता है। तो हम देखते हैं कि प्राक औद्योगिक यानी कि जब प्राक औद्योगिक दिनों में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तब यातायात में बड़ी कठिनाई थी। पटना भी हम देखते हैं कि नदियों के किनारे स्थित है। जो राजधानी प्रथम राजधानी थी और द्वितीय राजधानी सामरिक दृष्टि से परम महत्वपूर्ण थे। राजगीर 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा था और वह दुर्भेद्य था। तोपों का आविष्कार बहुत बाद में हुआ। उन दिनों राजगीर जैसे दुर्गों को तोड़ना आसान नहीं था, तो वो 5 पहाड़ियों से घिरा था। फिर आप पटना भी देखते हैं कि पटना भी नदियों से घिरी थी। और उसके अलावा जो है, एक तरफ तो पटना को गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। पाटलिपुत्र से थोड़ी दूर पर घाघरा नदी भी मिलती है। तो ये नदियों के माध्यम से एक तो यातायात की सुविधा हुई और साथ साथ जो है वो एक चारों तरफ से फोर्टिफाइड हो गया, किलानुमा हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के ये सब इम्पोर्टेंट कारण है। इसके अलावा इसके अन्य टॉपिक पे अगले टॉपिक में चर्चा होगी।